कविता क्या है आपके लिए? मेरे लिए मेरी कविताएं मेरी मेडिटेशन है। कोई ये नहीं कहता कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, मैं पोएट बनूंगी। कविता शब्द मेरे जहन में क्यों आया? और शायरी का जो पहला इंट्रोडक्शन है वो दादाजी के थ्रू। लेकिन जो तवज्जो मैं अपनी लिखाई को देती हूँ, अपनी कला को देती हूँ, अपनी कविताओं को देती हूँ, वो और किसी और के लिए नहीं है। वो व्यूज के लिए नहीं है, वो लाइक्स के लिए नहीं है, वो कमेंट्स के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। आपके ऑस्ट्रेलिया वाले जो दिन थे उसमें शायद आप कॉमेडी कर रहे थे उस वक्त पे। मैंने कहा कॉमेडी करते हैं, यहाँ कोई इंडियन कॉमेडियन है नहीं, और वो भी इंडियन फीमेल कॉमेडियन। जब 2017 में मेरी पहली कविता यूट्यूब पे रिलीज हुई थी, उस टाइम स्पोकन वर्ड पोइट्री नाम की चीज यहाँ पे थी ही नहीं। सबसे अच्छा जो रूप है प्रिया का वो तब है जब वो अपनी कविताएं सुना रही है। आपको क्रोध को शांत करने में आपके लिटरेचर हेल्पफुल हुआ? मैं मानती हूँ कि मुझसे ज्यादा अच्छा लिखने वाले बहुत हैं। तो वो कॉमेडी से पोइट्री का रास्ता लिया और वापस पोइट्री की तरफ चली गई। आपकी पहली कविता क्या थी? मुझे जेन्युइनली याद नहीं है वो कविता। फिल्मों में काम करना है तो मैं चाहती हूँ मैं फिल्मों के गाने लिख रही हूँ। कि देश के मुद्दे जो पहले थे वो अब बदल चुके हैं। लव स्टोरी के बारे में और बताइए, कैसे आगे बढ़ी, क्या हुआ आगे? जूता जिसका काटता है वही जानता है कि जूता एग्जैक्टली कहाँ काटता है। पसंद है टैटू कराना? पोइट्री के बाद आपको जो दूसरा इश्क है? कोई भी टैटूज बिल्कुल नहीं पसंद अब जिंदगी में। मेरे 12 टैटूज हैं। आपने शायद बहुत अच्छी कविता लिखी हो, लेकिन अगर आप उसको स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छे से, दैट विल नॉट डू वेल। वेलकम टू कविशाला मैम। कविशाला में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और आई थिंक हम ऑफलाइन पहली बार बातचीत कर रहे हैं। ऑनलाइन शायद किसी पॉडकास्ट या ऑनलाइन स्पेस में हम कनेक्ट हुए थे कविशाला के साथ में। मैम, आपकी कविताएं लोगों तक पहुंची हैं, लोग सुनते हैं, लोग सराहते हैं, लोगों को बहुत पसंद है, लोग कनेक्ट करते हैं, अपने आप की कहानी उस कविता के जरिए जीते हैं। मैम, आपकी क्या कहानी है? आपकी जो जर्नी है कहाँ से शुरू होती है? कुछ ऐसी चीज़ें अगर जो दर्शक हैं उनके लिए बता पाएँ जो लोगों को नहीं पता है। कुछ ऐसे अनछुए छुए हुए पल और ऐसी कहानियाँ जो लोगों तक नहीं पहुँच पाई अभी किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, आपकी कविताओं के जरिए। आपकी कहानी क्या है बचपन से? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मैं वही लिखती हूँ जो मैं जीती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत अहम है ये बात कि मैं वही लिखूँ जो मैंने सचमुच में जिया हुआ है। अगर कभी मुझे कोई कहता है, कोई ब्रांड वर्क या कोई कमीशन्ड प्रोजेक्ट आता है और वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में होता है जो मैंने कभी करी ही नहीं, या कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, या कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और बहुत ही सामान्य से परिवार से हूँ, और बचपन से मुझे कविताएं सुनने और सुनाने का बहुत शौक़ था। और अगर जो मेरी सबसे पहली मेमोरीज़ जो हैं 5 साल की उम्र की, 6 साल की उम्र की, स्टेज ऑलरेडी मिल चुका था। ऑलरेडी स्टेज पर जाके नर्सरी राइम्स सुना रही हूँ, बाबा बाबा ब्लैक शीप सुना रही हूँ, मतलब जो भी छोटी मोटी कविताएं हैं अंग्रेजी और हिंदी, वो मैं सुनाती रहती थी लोगों को। रटती थी और सुनाती थी, रटती थी और सुनाती थी। और फिर स्कूल के दौरान भी यही हुआ। हमारे स्कूल में एलोक्यूशंस और डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा होते थे, और सब में मैं अपना हाउस रिप्रेजेंट कर रही होती थी। लेकिन होता है ना, घर पे मेहमान आते थे तो डाइनिंग टेबल पर चढ़ के मैं कहानी सुनाती थी। और मम्मी पापा मना करते थे, कहते थे डाइनिंग टेबल से उतरो, यहाँ पे गेस्ट खाएंगे। मैं कहती थी हाँ, लेकिन ये मेरा स्टेज है। तो घर में तो स्टेज होता नहीं था, तो डाइनिंग टेबल को स्टेज बना लिया था। हमेशा लगता था कि कहीं ऊपर खड़े होके तब सुनाएंगे कविता, वो है असली कविता। तो वो सब बचपन में ही होने लगा था। लेकिन होता है ना कि हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में हम कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारा करियर है। कोई ये नहीं कहता कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, मैं पोएट बनूंगी। ये सुनने में आता ही नहीं था उस जमाने में, तो 90s में। तो हमेशा से सोचा था कि एक साइड हॉबी बन के रहेगी ये चीज़, ये लेट्स सी क्या होता है टाइप्स। एंड आई थिंक लाइफ भी आपको ये सिग्नल्स बचपन में देती रहती है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, किस चीज़ के लिए आपने जन्म लिया है। वो पहचानने में मुझे बहुत वक्त लगा। 30 साल लग गए ऑलमोस्ट। द फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन स्टेज आई वाज 29 years old. So I've only been doing it like for the last 6 years. तो इतने साल बाद जाकर इसको, when I say first time on stage I mean spoken word poetry को लेकर, जहाँ कविताएं लोगों तक पहुँचाना शुरू किया, और वो भी खुद की लिखी हुई कविताएं, तो वो बहुत लेट हुआ। और वो विश्वास बहुत लेट आया कि ये काम हो सकता है, कि कला भी मेरा काम बन सकती है। एंड दैट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। ओके, पहला
जैसे मैं अगर कविताओं के लिए अपना पहला प्रोत्साहन या पहला मोटिवेशन की कविता शब्द मेरे जहन में क्यों आया ये, या कविता लिखनी है पढ़नी है, वो मुझे मेरे संज्ञान में कैसे आया जी, क्योंकि मेरे बाबा कविताएं लिखते थे, उनकी किताबें मैंने पढ़ी, उस जरिए वो कविताएं मेरे तक पहुंची। आपका वो जरिया क्या था? आपने बोला आप क्लास 5th 6th से पोइट्री करते, बट वो जरिया क्या बना, कैसे पोइट्री आप तक पहुंची? जी मेरे दादाजी, तो मेरे दादा दादी लाहौर से सीधे देहरादून आए थे प्री पार्टीशन से कुछ महीने पहले, और मेरे दादा सिर्फ अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी ही बोलते थे और लिखते थे। हिंदी लिखना उन्हें आता नहीं था। तो मुझे याद है कि मैं क्लास 4th या 5th में थी और उनको कोर्ट में, वो कंस्ट्रक्शन के काम में थे, और उनको कोर्ट में कुछ लिख के भेजना था और उनको वो हिंदी में लिख के भेजना था। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, बोला कि बेटा मैं बताता हूँ, तुम इसको हिंदी में लिखो। और वो पहली बार मुझे रियलाइज हो कि आप क्यों नहीं लिख सकते हिंदी में। और तब उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में ही लिख पाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। और बचपन में आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा गहराई में नहीं सोचते, और मैंने उनके लिए वो एप्लीकेशन लिखी। बचपन से मैं लिखने पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए मुझे बुलाया गया था। बाकी के 12 भी पोते पोती और थे, लेकिन मुझे बुलाया गया था कि प्रिया को बुलाओ, कि प्रिया लिखेगी। तो मैंने लिखा, और उसके बाद उन्होंने मुझे किताब दी, और बहुत ही गालिब की शायरी की किताब। और उस किताब में उर्दू, फिर पंजाबी और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई थी। तो अगर हिंदी कविताओं की बात आए या शायरी की बात आए, वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैं उनके ऑफिस में, वो एक बड़ा सा पेपर वेट, शीशे का गोल सा पेपर वेट रखा हुआ है, और उन्होंने वो किताब निकाल कर मुझे दी है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये भी एक चीज़ होती है। उससे पहले लिटरेचर में हमेशा बचपन से थोड़ा रुझान रहा था, तो हिंदी कविताएं और अंग्रेज़ी कविताएं, तो वहाँ से very naturally attuned I was to reading and literature, और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी थी। तो स्कूल में हमारे जब भी आप किसी सब्जेक्ट में एक्सेल करते थे या क्लास में फर्स्ट आते थे, किताब दी जाती थी। तो वो किताबों का हमेशा से था, और शायरी का जो पहला इंट्रोडक्शन है वो दादाजी के थ्रू हुआ, जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। आपका एक अच्छा खासा कविताओं में अनुभव हो गया है, एक एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आज के दिन आपसे हम पूछें कि कविता क्या है आपके लिए, ना, अगर कविता को डिफाइन करना हो आपको, कि आपके जीवन में कितना मायने रखती है, क्या है कविता, कविता आपके लिए क्या है? मेरे लिए मेरी कविताएं मेरी मेडिटेशन है। मेरे लिए मेरी कविताएं हैं जो मेरे को एक केंद्र, एक बिंदु मिलता है इन कविताओं से। मेरे लिए सब कुछ है मेरी कविताएं। बहुत सारे लोगों को लगता नहीं होगा, जो वो यूट्यूब पे देखते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसे बस ओपन माइक के लिए लिख दिए, लेकिन जो तवज्जो मैं अपनी लिखाई को देती हूँ, अपनी कला को देती हूँ, अपनी कविताओं को देती हूँ, वो और किसी और के लिए नहीं है। वो व्यूज़ के लिए नहीं है, वो लाइक्स के लिए नहीं है, वो कमेंट्स के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया था, जब 2017 में मेरी पहली कविता यूट्यूब पे रिलीज़ हुई थी, उस टाइम स्पोकन वर्ड पोइट्री नाम की चीज़ यहाँ पे थी ही नहीं। सिर्फ आई थिंक आरण्या जौहर और एक याया बूटवाला की कविताएं आई थी, बट कोई भी इसको एज अ करियर नहीं देखता था। मैं भी नहीं देखती थी। मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में आप जिस चीज़ को पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से करेंगे, वही चीज़ अंत में जाकर आपको उतना ही प्रेम और उतना ही श्रद्धा वापस देगी। और मेरी कविताएं ऐसी ही शुरू हुई हैं, और इसीलिए ये प्रेम वापस मेरी तरफ आया, इसीलिए ये श्रद्धा वापस मेरी तरफ आई है। शुरू में इतना डीपली नहीं सोचती थी इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं टीवी कर रही थी, बाकी कुछ, मैं भी उस रेस में भाग रही थी, और ये हमेशा की तरह हो रहा था। अपने अंदर अपने आप को जाहिर करना था, अपने आप को एक्सप्रेस करना था, व्यक्त करना था, चाहे कैसे भी करूं। लेकिन पिछले 2 या 3 सालों में कविताएं मेरे लिए मेरा सब कुछ बन चुकी है। और ये चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, ना उम्र, ना कोई किसी भी तरह का फेम, 100 कवि और आ जाएं, नथिंग, बिकॉज ये सिर्फ मेरी अपनी है, एंड नो वन एल्स हैज़ एक्सेस टू इट। तो मैं उस तरह से देखती हूँ अपने कविताओं को। और अब जब मैं परफॉर्म भी करती हूँ, जब मैं स्टेज पर होती हूँ, आई फील दैट आई एम माई बेस्ट वर्जन। वो सबसे अच्छी प्रिया वही है, सबसे नेक प्रिया वो है, सबसे सुंदर प्रिया वो है, सबसे अच्छा जो रूप है प्रिया का वो तब है जब वो अपनी कविताएं सुना रही है। बाकी सब कुछ तो इज़ अ मास्क जो हम सब ओढ़ के रखते हैं। वी आर ऑल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, पर आई थिंक जब मैं स्टेज पर होती हूँ, मेरे लिए मेरा स्टेज मेरा मंदिर है।
थोड़ा कविताओं से हटते हैं मैम, मैं पढ़ रहा था, हमारी टीम ने भी एक आपका कहीं से प्रोफाइल निकाला जी, उसमें आपने कॉमेडी भी की है जी। तो थोड़ा वो जर्नी कैसी थी वो मैं समझना चाहूँगा आपसे। आपके ऑस्ट्रेलिया वाले जो दिन थे उसमें शायद आप कॉमेडी कर रहे थे उस वक्त पे। जी, तो हुआ क्या, मैं ऑस्ट्रेलिया तो चली गई और बहुत ही वेस्टर्न टीनेजर रही थी मैं बचपन में, तो सोच रही थी वाह यहाँ तो बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा, और वहाँ गई और एकदम से लगने लगा कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को यहाँ नहीं देख सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे यहाँ जन्म लें, मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ रहूँ, लेकिन अपने आप को ये चीज़ समझाना इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध था, मेरी आधी से ज़्यादा कला जो है, जो जन्म लिया है वो क्रोध से लिया है। इनफैक्ट मेरी जो पहली अपनी कविता थी स्पोकन वर्ड पोएम, वो भी बहुत एंग्री कविता थी, वो एक ब्रेकअप से रिलेटेड थी। तो दो तरीके होते हैं आपको अपना गुस्सा जाहिर करने के, एक होता है कि आप चिल्ला लो, कोई चीज़ तोड़ दो, किसी से लड़ लो, और दूसरा होता है कि आप उस क्रोध को अपनी कला में डाल दो। I had a lot of suppressed anger in me because of things that the way the country used to run, रेसिज्म, बहुत सारी और भी चीज़ें। तो मैंने कहा यार कॉमेडी करते हैं, यहाँ कोई इंडियन कॉमेडियन है नहीं, और वो भी इंडियन फीमेल कॉमेडियन। तो मैं एक दिन गई और उनका, जैसे हमारे यहाँ पोइट्री के ओपन माइक्स होते हैं, उनके कॉमेडी के भी ओपन माइक्स होते हैं, एंड 9 और 10 लोग आते हैं और अपना अपना सेट परफॉर्म करते हैं, 5-5 मिनट का स्लॉट होता है। मैंने उस 5 मिनट में अपनी बस आप बीती सुनाई कि मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, एंड आई वन दैट हीट। तो वो एंड में एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं किसी को $50 का, कि आपको वो मिलता है कि आपका सबसे बेस्ट सेट था आज का। तो वो जब हुआ, और उससे पहले मुझे कॉमेडी का ज़्यादा कभी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो हो गया। उसके बाद फिर पोइट्री भी सुनती थी, मैंने कहा स्टेज यहाँ पे मिला है, मैं चेक करती हूँ यहाँ पोइट्री का क्या है। फिर ऑस्ट्रेलियन पोइट्री स्लैम में गई, वो जीत गई। तो वो कहीं ना कहीं लाइफ ने और लक ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं बहुत मानती हूँ अंकुर, मैं मानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखने वाले बहुत हैं, मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद पढ़े हैं, खुद एक्नॉलेज किया है, मेरे से ज़्यादा सुनाने वाले भी बहुत हैं। तो टैलेंट और लक, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इतने टैलेंटेड हैं लेकिन लक ने कभी उनका साथ नहीं दिया, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो वेरी सब्जेक्टिवली जिनका टैलेंट एवरेज है लेकिन लक और डेस्टिनी ने उनका बहुत साथ दिया है। और मैं मानती हूँ कि मेरे उस जब मैं गई स्टेज पर पहली बार, लक ने मेरा बहुत साथ दिया। आई वॉज प्रॉबली एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू नो। तो हाँ, उसके बाद पोइट्री शुरू हो गई, तो लगा कि कॉमेडी में ना थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है, मुझे नेचुरली मेरी तरफ नहीं आ रही है। पोइट्री मुझे याद आ गई बचपन वाली प्रिया कि अरे ये तो मैं बचपन में भी सुनाती थी, तो इट वॉज अ मोर नेचुरल प्रोसेस फॉर मी। और मैं टॉपिकल कॉमेडी करती थी, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट पॉलिटिकल स्टफ दैट वाज हैपनिंग, तो वो 15 दिन बाद कुछ और हो जाता है, देन यू नीड टू चेंज योर एंटायर सेट। और कविताएं मेरे पास नेचुरली आती थी, तो वो कॉमेडी से पोइट्री का रास्ता लिया और वापस पोइट्री की तरफ चली गई। ओके मैम, अभी बातचीत में काफ़ी कुछ कवर हो गया। वैसे आपने जैसे बताया कि आपको क्रोध को शांत करने में आपके लिटरेचर हेल्पफुल हुआ जी। ओवरऑल एक जो इंडिविजुअल का डाउन टाइम होता है, कभी संघर्ष चल रहा होता है ज़िंदगी में, उस वक्त पे कविताएं, साहित्य, लिटरेचर किस तरीके से उसको हील करने में हेल्पफुल होता है? आई थिंक बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है साहित्य, लिटरेचर, किसी भी फॉर्म में हो। इनफैक्ट संगीत, यू नो, बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो उनको म्यूज़िक हेल्प करता है। इनफैक्ट अगर आप थेरेपी में देखें तो बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ के फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें रोज़ सुबह म्यूज़िक बजाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ से शांति मिलती है। तो आई थिंक कला का कोई भी फॉर्म आप ले लें, चाहे वो रीडिंग एंड राइटिंग हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज हो, कविताएं हो, संगीत हो, किसी भी तरह का, इट डज़ हेल्प पीपल इन हीलिंग। और मेरे लिए भी बहुत थेरेप्यूटिक रहा है। मैं जिस चीज़ से उभर नहीं पा रही होती हूँ, एक बार जब उसके बारे में लिख देती हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है। और एक राइटर हैं अनीस निन, पुरानी राइटर हैं, और उन्होंने कहा है कि राइटर हर चीज़ को 2 बार एक्सपीरियंस करता है। एक बार जब वो उस चीज़ को जी रहा होता है, और दूसरी बार जब वो उस चीज़ को लिख रहा होता है। और मेरे साथ भी हमेशा से यही रहा है। तो हमेशा वही लिखा है जो जिया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और हमेशा जब उसको लिख दिया है तब उससे मैं आगे भी बढ़ पाई। जी।
मैम जिस तरीके से किताब एक लेखक के लिए उसकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है, वक्त होता है कि किसी की किताब वापस आई हुई होती है, पब्लिक के पास पब्लिश हुई होती है, किसी की पहली फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपकी पहली कविता क्या थी, उसकी कहानी क्या थी वो, और अगर वो आप रिसाइट कर पाए? मुझे जेन्युइनली याद नहीं है वो कविता, और इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं 12 साल की थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। प्रेम कविता ही थी, मुझे प्यार हो गया था। मैं 7th क्लास में थी। और सबसे पहली जो कविता आई थी मन के अंदर से वह तभी आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और इसलिए भी याद है क्योंकि घर में बहुत डांट पड़ी थी, ऑलमोस्ट पिटाई भी हो गई थी क्योंकि मम्मी ने वो कविता पढ़ ली थी। तो एक रेड कलर की डायरी होती थी मेरे पास, इतनी बड़ी वेलवेट की डायरी, मेरे एक अंकल ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो मैं ना उसमें जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, हिंदी की अंग्रेज़ी की, लिखती जाती थी। कहीं कोई कोट पढ़ा लिख दिया, कहीं कोई गाना सुना उसमें लाइनें अच्छी लगी लिख दिया। तो उसी में मैंने अपनी कविताएं भी लिखना शुरू किया था। और वो खो गई डायरी। आई विश कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो डायरी मुझे वापस देहरादून में मिल जाए, बट वो खो गई थी। और उसके बाद भी 1-2 कविताएं लिखी जो मैं जेन्युइनली अब मुझे याद नहीं है बिकॉज मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उन कविताओं का। उसके बाद 28-29 की उम्र में अपनी पहली स्पोकन वर्ड कविता लिखी थी, विच वॉज कॉल्ड व्हेन ही टोल्ड मी ही नो लॉन्गर लव्ड मी। और फिर धीरे धीरे करके हिंदी की तरफ आई, और उस कविता का नाम था डिजिटल इश्क, जो स्पिल पोइट्री पर है। और वो इस बारे में थी कि मैं ना मुंबई में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती थी, 10 बाय 10 का कमरा था लिटरली। और कमरे में जगह बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मेरे लिए जगह थी। मतलब कोई मेहमान भी आके बैठ नहीं सकता था। और उसी दौरान मेरी करण से मुलाकात हुई थी लिफ्ट में, उसी बिल्डिंग की लिफ्ट में। और मैं 14 माले पे थी, वो 15 माले पर थे। और धीरे धीरे इश्क, जिस तरीके से इश्क चला हमारा, उस पर एक कविता थी। रोज़ सुबह जब मेरे कमरे में धूप का एक छोटा सा टुकड़ा किसी कोने में बैठा हुआ मिलता है, क्योंकि धूप बहुत कम आती थी। तुम्हारी करवटों की तरह जब आसमान भी अपनी साइड्स बदलने लगता है, क्योंकि जब जब करण ऊपर करवट लेते थे ना, मुझे आवाज़ आती थी नीचे। तो रोज़ सुबह जब मेरे कमरे में धूप का एक छोटा सा टुकड़ा किसी कोने में बैठा हुआ मिलता है, तुम्हारी करवटों की तरह जब आसमान भी अपनी साइड्स बदलने लगता है, मानो कोई व्हाट्सएप के ग्रुप चैट हो जिसमें कई बाशिंदों की घुसपैठ हो। पूरे दिन, पूरी सुबह, पूरी रात तुम्हारे यहाँ ना होते हुए भी तुम्हारे तअस्सुर की नोटिफिकेशंस ये घर मुझे बादस्तूर दिया करता है। और फिर इट्स अ फन पीस, इतना कोई डीप पीस नहीं है ये। और फिर इट वॉज अबाउट कि इस घर में कुछ बर्तन भी हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं होते, क्योंकि हम दोनों के पास किचन नहीं था। ना मेरे रूम में किचन था, ना करण के रूम में किचन था। तो हमने साइड में एक ऐसा मेकशिफ्ट किचन बनाया हुआ था। तो उस बारे में है ये कविता। इट्स अ फन पीस, डिजिटल इश्क स्पिल पोइट्री के चैनल पर है। और मैंने बहुत डर डर के परफॉर्म की थी ये, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं किया था। सारी अंग्रेज़ी वाली कविताएं थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में 10 साल रहकर आई थी और बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी से प्रभावित होती थी। बट मैं हमेशा से हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट भी रही हूँ। एंड आई नो आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन, लेकिन जब मैं अपने इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री कर रही थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं जब आप ऑनर्स डिग्री करें। मेरा सब्सिडियरी सब्जेक्ट वॉज हिंदी। तो हर किसी को पढ़ा है, मैंने प्रेमचंद, निराला, महादेवी सिंह वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सबको मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा है अच्छे से। और स्कूलिंग में भी 12वीं तक भी हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। तो वो हमेशा से रहा है और वापस वहीं आ गई। मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ वापस आई अंकुर। इसीलिए मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि लाइफ डेफिनेटली कम्स अ फुल सर्कल। और जिस चीज़ से मैं हमेशा से बचपन से भागी हूँ, वो चीज़ तो अपने आप ऐसे आई है कि बस उसको आप नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। अब मुझे कोई कहता है इंग्लिश की कविता लिखने के लिए, मैं 10 बार सोचती हूँ, बिकॉज आई डोंट एन्जॉय इट। मुझे लिखना है तो हिंदी में ही लिखना है, बिकॉज मुझे अपनापन लगता है, घर जैसा लगता है। और कविताएं मेरे लिए मेरा घर है। बिल्कुल। आपने सर की बात की, करण जी, थोड़ा आपकी जो प्यार वाली कविताएं हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। थोड़ा लव स्टोरी के बारे में और बताइए, कैसे आगे बढ़ी, क्या हुआ आगे, क्योंकि उनका साहित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो करण तो किताबों से भागते हैं। तो करण से मेरी मुलाकात हुई थी 2017 में।
और मैंने स्पोकन वर्ड पोइट्री लिखना तो ऑलरेडी शुरू कर दिया था उस टाइम तक, परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन हिंदी कविताएं जो शुरू हुई हैं, जो एक्चुअली में बहुत लोगों तक पहुंची, सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा मिली है वो उन्हीं से मिली, प्रेम कविताओं से ही, वो सब करण पे ही बेस्ड है। और मेरी और करण की लव स्टोरी पर ही बेस्ड है। एंड मुलाकात हुई लिफ्ट में, और मैं मानती हूँ कि जब आप किसी से भी किसी कोइंसिडेंस से मिल जाते हैं, एक अकस्मात तरीके से मिलते हैं, मेरे लिए वो एक चमत्कार है जो कायनात आपके लिए कुछ तो जादू है कहीं ना कहीं टाइमिंग का। तो मान लीजिए अगर मैं 2 सेकंड और लेट होती तो वो लिफ्ट ऑलरेडी ऊपर चली जा चुकी होती। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था करण से मिलना, और जिस तरीके से हम मिले, और उसके बाद दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हुआ, और रेस्ट इज हिस्ट्री, आई थिंक एवरीवन नोज। बट एक कहानी मैंने लिखी थी इस बारे में जिसका नाम है मेरा ऊपर वाला, इसलिए क्योंकि मैं 14 माले पे, वो ऊपर 15 माले पे। और उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मैं मुंबई में अकेले रहती थी, और करण ने सचमुच में मेरे लिए ऊपर वाले वाला काम किया था। वो आए थे नीचे, ना मेरी उनसे उस समय दोस्ती थी, सिर्फ जान पहचान थी, एक आधा बार बात हुई थी, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो वहाँ से वो एक इंसानियत का जो रिश्ता होता है, नींव इंसानियत की थी, उसके ऊपर दोस्ती आई, और उसके ऊपर प्यार आया, उसके ऊपर इश्क आया। तो जब आपकी स्ट्रॉन्ग नींव बन जाए ना, तो उसके बाद वो रिश्ता हमेशा सफलता की तरफ ही जाता है, और मेरा और करण का हमेशा से ऐसा ही रिश्ता रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि शुरुआत इंसानियत से हुई थी, शुरुआत और किसी रीज़न से नहीं हुई थी, किसी ऐप पे नहीं मिले, किसी बार में नहीं मिले, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिले, उनमें मिलना भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जिस भाव से एक दूसरे से मिले थे वो इंसानियत का भाव था, और मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। एंड आई थिंक वहीं से फिर वो कविताएं ऑनेस्ट तरीके से आने लगी, चलने लगी। करण को बोला कि मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, उन्हें आज तक खुद समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ। ये एक्चुअली ये ना प्रश्न भी है, ये जो बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है आपका। आप ये हमेशा लाइन बोलते हैं मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, थोड़ा एलोबरेट किसको अगर कर सकें आप, जो भी ऑडियंस है उसके लिए। जी जी, तो प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। अभी मैंने रिसेंटली कविता लिखी है जिसका नाम यही है कि प्यार और इश्क में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि 2 साल में इतने सवाल आए, इतनी मीम्स बनी, इतना कुछ हुआ, मैंने कहा चलो बता देती हूँ। मैं सूफी इश्क में विश्वास रखती हूँ, और मैं मानती हूँ कि इश्क के 7 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है दिलकशी, फिर आता है उन्स, फिर आता है अकीदत, फिर आता है इबादत, फिर आता है जुनून, और फिर आता है मौत, जो आपके अंदर की खुद ही की मौत होती है, आपकी ईगो डाइज अ नेचुरल डेथ, आप मैं से हम तक का सफ़र पूरा कर लेते हैं। तो अकीदत के बाद जो मोहब्बत होती है, मेरे लिए वो प्यार है। तो प्यार रास्ता है, इश्क है मुकाम। तो जब मैं बोल रही हूँ मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्यार में बिलीव नहीं करती, मैं बिलीव करती हूँ प्यार में, क्योंकि जब तक प्यार नहीं होगा तब तक आप इश्क की सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज वो एक पड़ाव है। लेकिन क्या वो मेरे लिए मुकाम है? नहीं। और ये जो दूसरी कविता मैंने लिखी है वो इसी बारे में एलैबोरेट करती है कि इश्क इज़ अ मच हायर सेंस फॉर मी। मेरे लिए इश्क वो है जो जिसमें आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, आप वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक दुनिया से उभर चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, मेरे लिए वो इश्क। ओके, कविताओं से थोड़ा हटते हैं जी। आपको फिल्मों में देखा जी, वेब सीरीज थी एक ये काली काली आंखें, उसमें देखा जी। तो क्या कुछ ऐसा प्लान है कि आगे आप फिल्मों में देखेंगे या किसी वेब सीरीज में? मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ एक्टिंग से, बिकॉज एंड आई टेल यू द रीज़न व्हाई, क्योंकि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी होती है, तो वो पढ़कर आपको वो बनना और उसको करना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए वो मेडिटेशन है, वो उनका काम है, वो उनकी कला है। मेरे लिए मेरा कोर नहीं है, मेरा कोर कविताएं हैं, मेरा कोर कहानियाँ भी नहीं है। मेरे को कहानियाँ लिखने में भी और सोचने में भी एफर्ट लगती है। सबसे ज़्यादा नेचुरली एफर्टलेस जो ज़िंदगी में आता है, जो मेरे अंदर से पानी की तरह बहता है, वो है कविताएं। बाकी जो सब कुछ साइड में है, जो हवा में है, वो है एक्टिंग, हवा में है स्टोरी टेलिंग,
हवा में है एंकरिंग एंड होस्टिंग, हवा में है वेब सीरीज़। वो सब मेरे लिए साइड का काम है जो मैं एंजॉय करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मैं ज़िंदगी भर वो करना चाहती हूँ? नहीं। अगर कोई बहुत अच्छा रोल आता है, मन करता है करने का, स्पेशली अगर थिएटर आता है। अभी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में जो प्ले हुआ था ग्रेट इंडियन म्यूजिकल, उसमें मैंने गांधारी का रोल किया था। और अभी हमारा सीजन 2 आने वाला है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है स्टेज पर काम करना। कैमरे के सामने काम करना भी अच्छा है, लेकिन कैमरे के पीछे आई एम हैप्पी। मैं अगर फिल्मों में काम करना है तो मैं चाहती हूँ मैं फिल्मों के गाने लिख रही हूँ, मैं तब ज़्यादा खुश रहूँगी। अदाकारा कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। इवन अभी कुछ वक्त पहले मनोज वाजपेयी से बात चल रही थी, तो उनका भी यही बोलना है कि साहित्य सबसे ऊपर है। उनकी एक्टिंग में भी साहित्य की वजह से निखार आता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो सबसे अच्छे एक्टर्स होते हैं, एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स, वो हमेशा कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कभी कभी लिखी भी नहीं होती। वो हमेशा पूछते हैं कि इस किरदार की कहानी क्या है। तो कहानी यानी कि साहित्य, तो वो भी एक कला ऐसी है जो साहित्य से ही जुड़ी हुई है, लिखी गई है। हर किरदार की कहानी है, जो पहले की कहानी है, आगे की कहानी है। शायद इसीलिए आई एन्जॉय इट, बट मेरा कोर नहीं है। मतलब शायद देख लेंगे, अगर कोई अच्छी फिल्म आ गई कर लेंगे, बट नहीं भी आई तो कोई मलाल नहीं है इस पर। बिल्कुल। आपकी कविताओं के बाद जो चर्चा रहती है या फिर सुर्खियों में जो चीज़ रहती है वो आपके टैटू है। ये हम शायद अभी देख भी रहे थे, कई सारे आर्टिकल्स उनमें हुए हैं। क्या कहानी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है टैटू कराना? पोइट्री के बाद आपको जो दूसरा इश्क है जी, ये वो है? एक्चुअली मुझे अपने कोई भी टैटूज़ बिल्कुल नहीं पसंद अब ज़िंदगी में। मेरे 12 टैटूज़ हैं और उनमें से 2 मैं ऑलरेडी हटवा चुकी हूँ लेज़र से। ओके। बिकॉज मुझे अब बिल्कुल नहीं पसंद। लास्ट टैटू मैंने जो करवाया था वो था 2017 में। तो पिछले 6 सालों में मैंने बिल्कुल टैटूज़ नहीं करवाए हैं, और इनफैक्ट अब जब देखती भी हूँ तो अजीब सा लगता है। तो ये 20s की निशानियाँ हैं जो शायद 30s तक मुझे अच्छी नहीं लगती। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ टैटूइंग एनी मोर। पहले शौक था बहुत ज़्यादा, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरे डॉग का नाम था कर्मा, और ये उनका पॉ का निशान था। मुझे बस एक ये पसंद है, और बाकी ये मैं तो चाह रही हूँ कि सब हट जाए, निकल जाए, तो भी मुझे कोई बात नहीं। पहले ना मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनको मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ, और उनको साथ लेकर चलने का तरीका है टैटू करवा लो। अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें मेरे साथ हैं। मुझे उन्हें किसी और को दिखाना या दर्शाना या प्रदर्शित करना, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें हैं वो जहन में अंदर है और अंदर ही रहनी चाहिए। तो बहुत बदलाव हुआ है मेरे 20 से 30s की प्रिया में। एक्चुअली 20s वाली प्रिया से आप पूछते, वो कहती यस। ये वाली प्रिया कहेगी नो, और मैं हटवा रही हूँ धीरे धीरे। जिसमें एक्चुअली ज़्यादा दर्द होता है। टैटू बनवाने से ज़्यादा दर्द टैटू हटवाने में होता है, और पैसा भी ज़्यादा लगता है। ऑलमोस्ट 5 times more you end up paying, and it's a very painful process। तो वही चीज़ टैटू करवाइए जो चीज़ आप सच में ज़िंदगी भर अपने साथ लेकर आगे चलना चाहें, नॉट जस्ट इनसाइड बट ऑल्सो आउटसाइड। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैम, कि हम लोग पुराने जितने भी लेखक हैं, कवि, उनको पढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार हुए, दिनकर हुए, महादेवी वर्मा हुई, आप इनको अभी भी पढ़ते हैं। हाँ, जो ये एक तो ये विंग हुआ राइटर्स का पहले का। अभी के जो राइटर्स आ रहे हैं, जो नए लेखक निकल के आए हैं, 2 चीज़ें मैं आपसे उनके बारे में जानना चाहता हूँ। पहला, जो मुद्दे हैं देश के, समाज के, इतने सारे रेप की खबरें आती हैं, घरों में अलग अलग तरीके की मतलब चीज़ें चल रही होती हैं, लोग परेशान कर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। वो चाहे राजनीति को लेके हों, चाहे समाज को लेके हों, चाहे व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को लेके हों। क्या लेखक उनके ऊपर खुल के लिख पा रहा है? और दोनों में अगर परिवर्तन देखा आपने, पुरानी लेखनी में और आज की लेखनी में, क्या कारण लगता है, क्यों वो परिवर्तन आया होगा, अगर कोई परिवर्तन दिखता है आपको?
देखिए, देश के मुद्दे जो पहले थे वो अब बदल चुके हैं। हमारे देश में जो समस्याएं पहले थीं, वो जो समस्याएं आज हैं, कुछ समस्याएं सेम हैं लेकिन कुछ समस्याएं बहुत डिफरेंट हैं। ये इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट हैं। जब फैज़ अहमद फैज़ ने वो लिखी थी हम देखेंगे, राइट, तब उनके पैरों में बेड़ियां थी, राइट। आज हम लोग लिख रहे हैं एसी घरों में आराम से बैठकर अपने लैपटॉप पे iMac पे टाइप हो रहा है। तो ऑब्वियसली वातावरण डिफरेंट है, हमारा ये सिचुएशंस डिफरेंट है। और जिन राइटर्स ने पार्टीशन देखा है, पार्टीशन का आफ्टर मैथ देखा है, मैं गुलजार साहब की बायोग्राफी पढ़ रही हूँ जो उनकी डॉटर ने लिखी है, विच इज़ कॉल्ड वो जो है, और उसका इंग्लिश वर्जन इज़ बिकॉज ही इज़। वो बताती हैं कि गुलजार साहब पार्टीशन के बारे में जब भी याद करते थे तब वो हमेशा ऐसा कुछ लिखते थे विच वॉज वेरी हार्टफेल्ट, बिकॉज उन्होंने वो देखा है। आपने और मैंने वो नहीं देखा। आपने और मैंने और चीज़ें देखी हैं जो शायद उतनी ज़्यादा दर्दनाक ना हो, राइट। और जो आज के राइटर्स हैं उनका दर्द अलग है, पहले के राइटर्स का दर्द अलग था। खुल के लिख पा रहे हैं या नहीं ये वो जानेंगे। मैं पॉलिटिकल राइटिंग नहीं करती खुद, तो इसलिए मेरे को इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है। बट हाँ, मुद्दे तो बदले हैं ना, सिचुएशंस भी बदली हैं। आई थिंक कभी कभी हम राइटर्स, और मैं भी इस बात की गिल्टी हूँ, कभी कभी हम दर्द नहीं भी होता है तो कहीं ढूंढने निकल जाते हैं पर्सनल दर्द। और कई बार वो जो पर्सनल दर्द है हम उसको आसपास भी ढूंढते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लिख सकते हैं। समस्याएं और दर्द और संघर्ष, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कोई भी कभी किसी का पूरी तरह से नहीं समझ सकता। जूता जिसका काटता है वही जानता है कि जूता एग्जैक्टली कहाँ काटता है। और अगर मैंने उस इंसान का जूता नहीं पहना हुआ तो मैं कभी उसका दर्द नहीं समझ सकती। तो जो लोग गाँव में बैठकर लिख रहे हैं गाँव की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके लिए वो प्रॉब्लम्स बहुत रियल हैं अंकुर। मेरे लिए वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं रियल है क्योंकि मैं तो अपने घर में बांद्रा में बैठी हुई हूँ, मुझे क्या पता। तो मैं अगर यहाँ बैठ के बोलूँ कि उनकी वो प्रॉब्लम रियल नहीं है तो ये गलत होगा मेरे लिए। और अगर वो वहाँ बैठ के बोलें कि जो प्रिया की प्रॉब्लम्स है वो प्रिया के लिए रियल नहीं है, वो भी गलत है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव, वेरी डिफिकल्ट आंसर, बिकॉज जो सह रहा है वही कह रहा है, और जो सहता है उसी को कहना भी चाहिए। आई थिंक दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। कई बार हम सह नहीं रहे होते लेकिन कह रहे होते हैं, वहाँ थोड़ा सा मुझे इम्बैलेंस फील होता है। बट जो पुराने राइटर्स ने लिखा है वो तो एक अलग ही युग था, एक अलग ही प्रॉब्लम्स थी उनकी, एक अलग टाइप की लेखनी थी उनके पास सिर्फ एक ही मीडियम था, वो था लिखना। रेडियो और अखबार के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब तो हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, थ्रेड्स आ चुका है, इंस्टाग्राम है, बुक्स हैं, सेल्फ पब्लिकेशन अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स फॉर अस टू एडवर्टाइज और टू प्रमोट और टू टॉक अबाउट द इश्यूज दैट रियली मैटर। पुराने लोगों को इन चीज़ों की बहुत किल्लत थी और ये बात हमें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने एक बहुत सही बात की कि जो सह रहा होता है वही उसको रियलिटी के साथ कह सकता है, बाकी तो एज ए घोस्ट राइटर उसको बस आगे बढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। आप किसको पढ़ते हैं और आपके पसंदीदा लेखक कौन है? हो सकता है उसके कुछ कारण भी होंगे, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो आपको पसंद आया। जी, मैं गुलजार साहब की बहुत राइटिंग पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई थिंक उनकी मैंने फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, तो आजकल मैं उनका बहुत नॉन फिक्शन पढ़ रही हूँ। उनकी नसरीन मुन्नी कबीर जी के साथ जितनी भी किताबें हैं, उनकी डॉटर ने ये जो लिखी हुई है किताब, और ये सब। अमृता प्रीतम जी, आई थिंक पूरी दुनिया जानती है कि मैं उनकी बहुत बड़ी मुरीद रही हूँ, और हमेशा से मेरा इंटरेस्ट है उनकी राइटिंग में, उनकी लेखनी, उनकी जीवनी में। मैं नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं कविताएं भी पढ़ती हूँ। अभी मैं दीपक रमोला की कविता पढ़ रही थी जो वाणी प्रकाशन ने ही लिखी है, और अभी देवेंद्र दांगी की कुड़न मेरे बैग में रखी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो दीज आर सम न्यू पोएट्स दैट आई एम रीडिंग एज वेल। तो मैं या तो बिल्कुल नए पोएट्स को पढ़ रही होती हूँ या बिल्कुल ही पुराने पोएट्स को पढ़ रही होती हूँ। वो बीच का जो थोड़ा वो है, आई थिंक वो थोड़ा अनटच्ड है मुझसे। बट मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं रोज़ सुबह उठकर किताब पढ़ती हूँ, चाहे मेरा दिन कितना भी बिजी हो, मैं कुछ भी कर रही हूँ। ये मेरी हैबिट है कि मैं एक चैप्टर या एक पेज, अगर बहुत ज़्यादा बिजी दिन है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढूं।
और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी का दिन हम स्क्रीन्स पर गुजारते हैं, तो मेरे को वो पेपर वाली किताब लेकर उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे। ओके जी। उदय प्रकाश जी की कविताएं पढ़ना मैंने रिसेंटली शुरू किया है। आई नो वो काफ़ी समय से लिख रहे हैं, बट रिसेंटली मेरा उसकी तरफ रुझान हुआ है। और एक और राइटर हैं गीत चतुर्वेदी, जो मैंने ऑनलाइन डिस्कवर किया उनको, और मुझे उनकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी। अभी उनका एक नया उपन्यास आया है, तो वो भी आई हैव गॉट एट होम एंड आई हैव बीन डूइंग क्वाइट अ बिट ऑफ रीडिंग। जहाँ कभी भी हो पाए, जैसे भी हो पाए, वो मैं पढ़ती हूँ। ओके, आपकी कविताओं पे आते हैं। कोई एक कविता अगर आप या पोइट्री जो भी आपको पसंद हो आप डिसाइड कर सकें, साथ में आप जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कुछ किताबें आपकी आने वाली हैं जी, अगर उस पर कुछ बात कर सकें। जी ज़रूर। तो पहले आपको सुनाऊँ कोई कविता? ठीक है। अब आपने प्यार और इश्क का सवाल पूछा, तो जो नई कविता है उसमें से एक पार्ट है। तो ये कविता ऐसे है कि पहला पार्ट प्यार के बारे में बात करता है, दूसरा पार्ट इश्क के बारे में बात करता है। तो इसकी कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और वो मैं आपको सुनाती हूँ। ना उसे पाने की कोशिश, ना उसे हासिल करने का उत्साह, भरोसा इस बात पर कि जो तेरा है वो किसी और का हो नहीं सकता, और अगर किसी और का हो भी जाए तो उसके खुश रहने की दुआ करना। दुआ से भी ज़्यादा सब्र, शुक्र और तवक्कुल को अपने हृदय में रखना। ऊपर वाले ने जो राह बनाई है उस पर आंखें मूंद कर, दिल पर हाथ रख कर बस आगे की तरफ बढ़ते जाना। इश्क है, इश्क है, इश्क है। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है। सही कहा है निदा फाजली जी ने कि होश वालों को क्या खबर कि इसमें फ़र्क क्या होता है। होश वालों को क्या खबर कि इसमें फ़र्क क्या होता है, इसीलिए तो वो इश्क के रास्तों में गुमनाम है। वाह, इस तरीके की और कविताएं जो किताब अभी आगे आने वाली है उसमें आप पढ़ सकते हैं जी। बाकी किताबों के बारे में हम बताएंगे। तो एक किताब मेरी जो आ रही है वो वाणी प्रकाशन के साथ आ रही है, जिसका नाम है इश्क के 7 पड़ाव। और ये किताब 7 पड़ावों में विभाजित है, 7 भाग हैं इसके। दिलकशी से शुरू होती है और मौत तक जाती है। और मैं भी मर रही हूँ लिखते लिखते, सोचते सोचते कि कैसे लिखूँ, तो वो मौत का पड़ाव अभी तक वहाँ पर है। और कुछ समय में मैन्युस्क्रिप्ट ख़त्म करके मैं सबमिट करूँगी, तो उसके करीबन 2 महीने बाद आई थिंक किताब आ जाएगी। मेरी तरफ से ही विलम्ब है जितना भी है। और उसके बाद एक अंग्रेज़ी किताब की भी बातचीत चल रही है जो बहुत ही जल्द अनाउंस होगी, एंड इट विल ऑल्सो बी अ कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स। सो आई इन द फ्यूचर, लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आई सी माई सेल्फ डूइंग मोर राइटिंग कंपेयर्ड टू स्टेज। स्टेज हमेशा एक पार्ट रहेगा मेरी ज़िंदगी का, परफॉर्मेंस पोइट्री हमेशा रहेगी, लेकिन पेज पोइट्री और स्टेज पोइट्री में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए कई बार जो लोग हमारी स्टेज वाली कविताएं सुनते हैं उन्हें लगता है ये क्या है क्योंकि ये पेज वाली कविता नहीं है। जब आप पेज के लिए लिखते हैं आप एक अलग तरीके से लिखते हैं, जब आप स्टेज के लिए लिखते हैं आप बिल्कुल ही एक अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि उन कविताओं को इसलिए लिखा गया होता है क्योंकि वो कविताएं सुनाई जाएंगी। जब शेक्सपियर अपने प्ले लिखते थे तो वो प्ले इसलिए नहीं लिखते थे कि आज से 100 साल बाद ये प्ले कोई बैठ के पढ़ेगा, वो इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें पता था कि स्टेज पर वो कैरेक्टर इस लैंग्वेज को ऐसे बोलेगा। तो आई थिंक वो समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो समझ मेरे में है। जब मैं पेज के लिए लिखती हूँ मैं पेज के लिए लिखती हूँ, जब मैं स्टेज के लिए लिखती हूँ तब मैं स्टेज के लिए लिखती हूँ। जब आप स्टेज पर लिख रहे होते हैं तब आप अपने आप को इतनी बाउंडेशंस में नहीं बांधना चाहते। आप ऐसा कुछ, यू आर परफॉर्मिंग अ मोनोलॉग, यू आर परफॉर्मिंग अ थिएट्रिकल पीस। स्पोकन वर्ड पोइट्री जो एक नया दौर है कविताओं का, जिससे मैं भी बिलोंग करती हूँ, जो 2016 में शुरू हुआ था इंडिया में विद अनरेज पोइट्री एंड कॉम्यून एंड स्पिल पोइट्री। 70% ऑफ इट इज़ परफॉर्मेंस, 30% ऑफ इट इज़ राइटिंग। आपने शायद बहुत अच्छी कविता लिखी हो, लेकिन अगर आप उसको स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छे से, दैट विल नॉट डू वेल। और शायद आपने एक एवरेज कविता लिखी हो और आपने स्टेज पर बहुत अच्छे से परफॉर्म की हो,
इट विल एंड अप डूइंग वेल, बिकॉज ये जो आर्ट फॉर्म है स्पोकन वर्ड पोइट्री का, ये सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी है। इसको कई जगह पे परफॉर्मेंस पोइट्री भी बोला जाता है। और ये आया कहाँ से है? ये आया वहाँ से है कि जब नेल्सन मंडेला जी और बहुत सारे जब युद्ध हो रहे थे, चाहे हमारे देश में थे चाहे किसी और भी देशों में थे, तो प्रोटेस्ट पोइट्री बोला जाता था। तो वो लोग सामने जाके नारा लगाते थे, सामने जाके कविताएं इसलिए यूज़ करते थे कि इन कविताओं को हम सुनाएंगे तो लोग इनको सुनकर हमारी बात मानेंगे या समझेंगे कि हम व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। तो वो पेज पर तो लिखते ही थे, अखबारें सर्कुलेट कराते थे, लेकिन जाके बहुत ही पैशनेटली उनको सुनाते भी थे। सो आई थिंक वहाँ से ये आर्ट फॉर्म शुरू हुआ है। और हमारे देश में भी बैंतबाजी, बोलियाँ, इन सब का कब से रिवाज रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक उसका ही मॉडर्न वर्जन है। और आई ऑलवेज टॉक टू पीपल अबाउट दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कन्फ्यूज इट विद पेज पोइट्री। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वो सेम ही तो है, पोइट्री तो ये होता है, ये क्या है? ये भी है, ये एक अलग आर्ट फॉर्म है, इट्स अ मॉडर्न वर्जन ऑफ आर्ट फॉर्म। एंड आई थिंक ये सब कलाओं के साथ हुआ है। ये जब स्टैंड अप कॉमेडी आई थी, तब जितनी भी ट्रेडिशनल व्यंग करते थे लोग, ट्रेडिशनल कॉमेडी जो लोग करते थे, उन लोगों ने कहा ये क्या है, लेकिन देखिए आज ये क्या से क्या है। एंड आई थिंक स्पोकन वर्ड पोइट्री हैज़ हैड अ वेरी सिमिलर जर्नी। जो आप सुनते हैं स्टेज पर वो एक अलग आर्ट फॉर्म है, जो आप पढ़ते हैं पेज पर वो एक अलग आर्ट फॉर्म है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि दोनों आर्ट फॉर्म्स में मैंने अपने आप को हमेशा से रमाए हुए रखा है। बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पोइट्री सर्किट। एंड आई थिंक कविशाला में आप लोग भी दोनों चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं, दोनों तरह के पोइट्स आते हैं। और ये जो क्रिटिसिज्म है ओपन माइकिंग का, अरे तुम तो ओपन माइकर हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप ओपन माइकर हो, यानी कि आपके अंदर इतना आप अपने आप को इतना तवज्जो देते हैं, अपनी कला को इतना तवज्जो देते हैं कि आप मंच पर जाकर उसे लोगों को सुनाने की हिम्मत रखते हैं। बहुत मुश्किल है ये करना। बहुत सारे लोग सालों साल से लिख रहे होते हैं, बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन किसी को सुना नहीं रहे होते। तो अगर आप लोगों को सुना रहे हैं और ओपन माइक पे सुना रहे हैं, हैट्स ऑफ जी। बिल्कुल मैम। और आखिरी में कविशाला के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहें, कुछ और क्या अच्छा कर सकते हैं हम, और कविशाला को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात, नाम बहुत प्यारा है कविशाला। और मैं मानती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आप अलग अलग शहरों में जाते हैं, राइट? कुछ ऐसे शहरों में जाते हैं जिन पे बच्चों के पास स्टेज भी नहीं है, पेज भी शायद नहीं है, और उन लोगों को एक मौका देते हैं, एक ऐसा माहौल देते हैं जिसमें आके वो लोग बैठें, बातें करें, कविताएं सुने और सुनाएं। अच्छा काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं और करते जाइए। And I'm so happy to be here and be a part of it. Thank you so much. और लास्ट में किन दो लोगों को आप कविशाला को सजेस्ट करेंगे कि इनको यहाँ पे आना चाहिए इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में? किन दो लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी जिन्हें यहाँ आना चाहिए? अरे आप और स्पोकन वर्ड पोइट्स को बुलाइए, याया बूटवाला को बुला लीजिए, अमनदीप को बुला लीजिए, रमनीक सिंह को बुला लीजिए। और दिल्ली में भी बहुत सारे स्पोकन वर्ड पोइट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पोइट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम उनके बारे में कभी जान नहीं पाते। जैसे अभी जब मेरे पास देवेंद्र दांगी जी की किताब आई, मैंने इससे पहले उनका नाम नहीं सुना था, बट आई थिंक ही राइट्स वेरी वेल। तो आई थिंक मे बी उन पोइट्स को भी बुलाइए जिनको शायद लोग अभी इतनी तरह से जान नहीं पाए हैं, जिनका काम नहीं सुना है लोगों ने, और उनको मंच दीजिए जैसे आप हमेशा देते हैं। जी बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाले, अच्छी बातचीत हुई। थैंक यू। और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस, उसको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस बातचीत से। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।